अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि तुम सब लोग खैर खैरियत से होगे। सर आज हम अपना जो पीपी का पहला रिवीजन सेशन है वो शुरू कर लेते हैं, जिसके अंदर मैं करूँगा ये कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव से कॉम्प्रिहेंसिव सवाल पीडीएफ में दे भी दिया करूँगा। यहाँ पे आप रीड करेंगे मेरे साथ, उसके बाद फिर आप सॉल्व करेंगे। सोचने का समझने का तरीका अभी भी वही है जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस, फिर एडिशंस, फिर डिस्पोजल्स, और फिर आप आ जाएंगे एक्यूमुलेटेड के अकाउंट के ऊपर, जिसके ऊपर ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होगी। जो एसेट बिक गए उसके ऊपर जो भी एक्यूमुलेटेड है आप रिवर्स कर देंगे, और उसके बाद आप होल्ड ऑन करेंगे क्योंकि ऊपर 4 लाइनें ड्रॉप करके आप आगे आए थे। उसके बाद आप ये करते हैं कि आप देखते हैं कहीं कोई एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे तो नहीं है। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर है तो आप उसका भी एक्यूमुलेटेड रिवर्स कर लेते हैं, ताकि आपका एसेट कुल मिला के उड़ के बुक वैल्यू पे आ जाए। और फिर आप रीवैल्यूएशन करते हैं सरप्लस का बैलेंस निकालने के बाद, ताकि आप देखें कि कितना सरप्लस से रिवर्स करना है अगर डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन है, और फिर आपकी फेयर वैल्यूएशन मुकम्मल हो जाती है, आप क्लोजिंग पे पहुंच जाते हैं। बात क्लियर है? आए जी एक सवाल करते हैं जिसमें लिखा हुआ ये है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ बाबूराव इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। ऐसा ही है। अच्छा, आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए 30 जून 2021 के, यानी आपका ईयर एंड है, प्लीज सुनिएगा, 30 जून 2022। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए तो सबसे पहले मैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, व्हीकल, मैंने कहा सर बिल्डिंग, प्लांट, व्हीकल, और ये आ गया मेरे पास इसका टोटल। ये कर लेते हैं भाई। चलें जी, हमने कहा सर यहाँ पर कॉस्ट स्लैश फेयर वैल्यू एज एट जनवरी 1 लिख रहा हूँ, जुलाई 1 2021, क्योंकि आपका ईयर यहाँ से शुरू हो रहा है ऑल टुगेदर। सही है जी, ये आ गया। चलें जी सर, इसके बाद मैंने यहाँ से फिगर्स पुट इन की। मैं सवाल में गया, मैंने कहा सर लैंड आ रहा है 25,000 रुपये का। सही है जी, रुपीज़ इन थाउजेंड है, मतलब 25 मिलियन। तो मैंने कहा कि सर इस पर डेप्रिसिएशन मेथड नॉट एप्लीकेबल, लाइफ है इनफाइनाइट। सही है जी। तो सर हमने कहा यहाँ पर 25,000, सही जी, रुपीज़ इन थाउजेंड बन रही है। अच्छा, अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ तो 75,000, प्लांट की बात करूँ तो 196,000। सही है जी, और आपके पास ये आ गया 7,500। ये आ गया कुल मिला के आपके पास अमाउंट। चलें जी सर, हमने कहा इसके बाद जब हमने ये ओपनिंग बैलेंस जॉट डाउन कर दी है, इसके बाद मैंने कुल मिला के ये टोटल कर देना है यहाँ से। ये आ गया भाई, ये रहा टोटल। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज एट जुलाई 1 2021। अच्छा सर, इसके लिए तो नॉट एप्लीकेबल। सही, हम यहाँ पर आ गए, ये आ गया 5,500। सही है जी, ये आ गया 5,500। चलें जी, और आगे जाके देखूं तो सर प्लांट के ऊपर मेरे पास कोई एक्यूमुलेटेड नहीं आ रहा, मतलब मीनिंग दैट के हो सकता है कि इसकी रीवैल्यूएशन लास्ट ईयर हुई हो, तो देखो इसका सरप्लस भी आ रहा है कितने का, 25,000 रुपये का। यानी हो सकता है कि 30 जून पे इमीडिएटली इसकी रीवैल्यूएशन हुई हो और एक्यूमुलेटेड रिवर्स हो चुका हो। तो पॉसिबिलिटी अभी आगे देखते हैं, पर खैर मैं यहाँ पे जब जीरो दिया हुआ है तो जीरो लिखूंगा। सही जी, ये आ गया मेरे पास यहाँ पर। और सर मेरे पास जो व्हीकल दी हुई है वो दी हुई है 2,500। चलें जी, मैंने कहा कि सर अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं ऑल टुगेदर यहाँ पर ये लिख लूँ। ये क्योंकि माशाल्लाह इसको पूरा ज़िला यूज़ करता है इस लैपटॉप को, तो ये हैंग हो रहा है, बट खैर है। चलें जी, ये आ गया हमारे पास लैंड की अमाउंट, और हमने कहा सर ये आ गई टोटल बुक वैल्यू। सही है। अच्छा देखिए, लैंड के ऊपर ना स्टेरिक डला हुआ था, यानी लैंड के ऊपर डला हुआ था स्टेरिक। वो बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ 15 मिलियन हैड बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन प्रीवियस रीवैल्यूएशन, यानी जो प्रीवियस रीवैल्यूएशन हुई थी ये कॉस्ट से नीचे आ गया था। ये बात याद रखनी है आपने। आगे बोल रहे हैं ऑन 30 जून 2022, 30 जून 2022 यानी साल के आखिर में, रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड वर असेस्ड बाय स्मार्ट कंसल्टेंट 40 मिलियन एंड 30 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ये साल के आखिर में, तो आखिर में देखेंगे, पहले आखिर में पहुंचाएं तो सही।
फिर बोल ये रहा है कि सेटिंग अप अ न्यू प्लांट वॉज कमेंस्ड ऑन जुलाई 1 2021, इस साल के शुरू में, एंड सब्सटेंशियली कंप्लीटेड 29 फरवरी 2022। द प्लांट वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन अप्रैल 2022, ये डेप्रिसिएशन के लिए बता रहा है, इमीडिएटली पुट टू यूज हो गया था और ये डेटा दिया हुआ है आपको। अच्छा जी, क्या ये रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्लांट वॉज फाइनेंस थ्रू एन एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी विद अ लिमिट ऑफ 150 million कैरिंग अ मार्कअप ऑफ 15% per annum. Government grant of 20 million had been received related to a plant was received on January 1, 2022. The grant amount was used for repayment of running finance. यानी रनिंग फाइनेंस की आपको एक खासियत तो पता है ना कि इस पे इंटरेस्ट लगता ही तब है जब आप पैसे निकालते हैं, जब आप पैसे निकालते हैं या विड्रॉ करते हैं। ये सॉर्ट ऑफ मैंने पास पेपर टाइप सवाल बनाया है ताकि आप उससे लिंक हो जाए, वापस से एक बार प्रैक्टिस हो जाए। अगली क्लास में मैं आपको बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स वगैरह सब सिखाऊंगा ऑल टुगेदर, पर इसमें भी सिखाऊंगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। आए लेके चलते हैं इसको। तो मैंने ये कहा कि सर अब मैं यहाँ पर अगर डेटा पुट इन करूँ तो ये आ गया कॉस्ट स्लैश फेयर वैल्यू, सही है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस्ट स्लैश फेयर वैल्यू एज एट जुलाई 1, 2021। तो मैंने कहा सर ये आ गया और ये टोटल ये आ गया। अच्छा भाई, टोटल के बाद हमने ये कहा कि सर ये तो कॉस्ट स्लैश फेयर वैल्यू हो गई, इस पर हम बात करते हैं एडिशन की। अच्छा, एडिशन में मैं यहाँ पे कहूँगा कि भाई आप जाके देखें वर्किंग वन को, जो कि फुली एक्सप्लेन करेगा कि क्या क्या वर्किंग हुई हुई है। सही है जी, वर्किंग वन, मैंने कहा आ जाए जी वर्किंग वन। अच्छा, वर्किंग वन में सबसे पहले एडिशन मुझे दिख रही है न्यू प्लांट की, प्लांट यूजिंग रनिंग फाइनेंस। अच्छा खैर, स्पेसिफिक बोरिंग तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर कहूँगा मैंने पहली पेमेंट, जैसे देखें जो सेटिंग अपन न्यू प्लांट है वो कमेंस कब से हुआ है, जुलाई से, और पहली पेमेंट हो रही है अगस्त से। तो मुझे एक बात बताओ, टेक्निकली उसने काम तो शुरू कर दिया था, मुझसे पैसे कब मांगे, 15,000 पहली अगस्त से मांगे, तो मेरा इंटरेस्ट भी पहली अगस्त से लगेगा क्योंकि मैंने पहले से लोन नहीं लिया हुआ था, पहले से लोन नहीं लिया हुआ था, काम शुरू हो चुका है, मतलब काम शुरू हो चुका है, एक्सपेंडिचर आपकी जेब से पैसा कब गया है, पहली अगस्त को, तो आपका इंटरेस्ट चार्ज कब से होगा, पहली अगस्त से। मैंने कहा सर यहाँ पर अगस्त 1 2021 मैंने लिखा, सही है जी, अगस्त 1 2021 मैंने लिखा, और मैंने यहाँ से पैसे निकाल लिए 15,000, मैंने पैसे निकाल लिए यानी यहाँ से 15,000, सही है जी। 15,000 जैसे ही मैंने यहाँ से निकाले तो मैंने कहा सर यहाँ पर ऑल टुगेदर मेरा इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है, 15%। मैंने कहा सही है सर, 15% आ गया। और 15% कब तक लगेगा, जब तक अगली पेमेंट नहीं होती है, तो मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा ना, तो मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा। तो मैंने कहा सर अगस्त का पूरा महीना और सितंबर का पूरा महीना, सर कुल मिला के आप कहेंगे 2 महीने। तो मैंने कहा सर 15,000 इंटू 15% इंटू 2/12, सही है जी, ये आ गया मेरे पास 375 का इंटरेस्ट। ये रुपीज़ इन थाउजेंड है ऑब्वियसली। अच्छा भाई, तो मैंने क्या किया कि सर ये रुपीज़ इन थाउजेंड ये मिलियंस में चल रहा है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सर मैंने कहा अक्टूबर 1, सही जी, अक्टूबर 1 2021 को आपने फिर कितने पैसे निकाले, 50,000, 50,000 पैसे निकाले, ऐसा ही है। अच्छा, जैसे ही आपने 50,000 पैसे निकाले, आपने कहा कि भाई मेरे पास कुल मिला के जो बैलेंस हो गया अक्टूबर से, वो इन दोनों का सम हो गया। अब इंटरेस्ट इस पे लगेगा, अब सूद इस पे लगेगा। तो मैंने कहा कि सर अब जब सूद इस पे लगेगा तो इसके ऊपर 15% देखते हैं कितने महीने के लिए। सर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अब मैं गया हूँ फैब तक, यानी अगली पेमेंट मेरी फैब को हो रही है। बात समझिएगा, अगली पेमेंट कब हो रही है, फैब को हो रही है। पर अगर यहाँ पर मैं बात समझूँ कि जनवरी में मेरे पास यहाँ पर, जनवरी में जानी मेरे पास यहाँ पर ग्रांट आई है जनवरी 1 को, सही जी, तो वो ग्रांट कितने की आई है, 20 मिलियन की आई है। यानी 20 मिलियन मतलब आप ये कहें कि भाई 20 मिलियन है तो 20,000 की, क्योंकि रुपीज़ इन थाउजेंड है ना। तो मैं अगर आपसे ये बात कहूँ कि सर मुझे यहाँ पर पहले तो 1 जनवरी तक इंटरेस्ट लगाना है, क्यों, क्योंकि मैं कुछ पैसे वापस कर दूंगा, तो उससे मेरा जो लोन अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात क्लियर है। तो मुझे आप एक बात बताएं सर, यहाँ पे अक्टूबर 1 से लेके दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सर 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए सर। तो मैं यहाँ पे
3/12 किया तो सर यहाँ पर ये आ गया 3 और आई हैव टू यूज़ यहाँ पर 65,000। सही है जी, ये आ गया, ये अपनी अमाउंट है, ये अपनी अमाउंट है, ये अपनी अमाउंट है सर, ये आ गया मेरे पास 3 महीने का इंटरेस्ट। अच्छा जी, अब हुआ ये कि मैं एंट्री बना देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कि कैश हुआ होगा डेबिट कितने से, 20,000 से। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रुपीज इन थाउजेंड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रुपीज इन थाउजेंड, तो 20,000 रुपये से कैश हुआ होगा डेबिट। सही है जी, और आपने क्या किया होगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट। अच्छा, अब आपने देखना ये होता है गवर्नमेंट ग्रांट के कॉन्सेप्ट के अंदर, क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट एसेट में नेट होती है। सुनिएगा फोकस के साथ। तो मैंने ये किया कि मैंने इस कैश को कर दिया क्रेडिट। सही है जी, कितने से, ये कैश की बात हुई है, कैश गया मेरी जेब से, और मैंने बैंक ओडी लोन को, बैंक लोन को जो रनिंग फाइनेंस है, बैंक रनिंग फाइनेंस लायबिलिटी डेबिट कर दी कितने से, 20 से। तो ये लायबिलिटी बता रहा हूं मैं कम हो रही है जनवरी 1 2022 पे, जनवरी 1 2022 पे 20,000 रुपये से ये कम हो गए, तो ये बैलेंस रिड्यूस हो गया मेरा, ये रहा, ऐसा ही है, ये आ गया 45,000 रुपये, ये 20,000 की पेमेंट के बाद। पर लेट मी कंफर्म इट फ्रॉम द क्वेश्चन कि मैंने उसमें डाला क्या था, कि इसकी पॉलिसी क्या है। BIL डिडक्ट कर लेता है गवर्नमेंट ग्रांट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट, यानी वो एसेट में नेट कर देता है। ये बात याद रखिएगा, ये मैंने सिर्फ पेमेंट की है लोन की, ये कैश कैंसिल आउट हो गया है। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ बच्चों, ये याद रखिएगा, ये कैश कैंसिल आउट हो गया है। अभी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अपनी जगह है लाइबिलिटी, आपने कैश यूज कर लिया, तो उसको मैं एसेट में नेट करूंगा। अभी वो देखना, वो आगे सिखाता हूँ, वो आगे रिकॉल कराता हूँ। खैर, अब मुझे एक बात बताएं, क्या मैं कह सकता हूँ जनवरी से अगली पेमेंट कब है। सर जनवरी से जानी अगली पेमेंट हो रही है 29 फैब को, और ये एसेट कब कंप्लीट हुआ है, 29 फैब को सब्सटेंशियली। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब मैं प्लीज फोकस होकर सुनिएगा, अब मैं जो अगला इंटरेस्ट लगाऊंगा वो लगाऊंगा 29 फैब तक, यानी 2 महीने, जनवरी और फरवरी। तो मैंने कहा कि सर मैं यहां पर जनवरी से फैब तक 15% फॉर 2 मंथ्स लगाऊंगा। और सर यहां तक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पे बैलेंस हो जाएगा चेंज 15% इंटू 2/12। सही है जी, ये आ गया आपके पास 2 महीने का। तो सर 2 महीने ये आ गए, 3 महीने ये आ गए, 5 महीने हो गए पिछले साल के, 2 महीने ये आ गए। अच्छा, अब आपने फेब को 2022 में, यानी फेब को हटा के अगर मैं कहूँ 28 फेब 2022 में आपने पैसे निकाले, और कितने पैसे दे दिए आपने, सर 65,000 रुपये। अच्छा भाई, इसने 29 फेब लिया हुआ है, ऐसा ही है, 29 फेब लिया हुआ है। ओके जी, अच्छा भाई, 29 फेब आ गया ये हमारे पास। सही है जी, इसको यूं सही सही कर लेते हैं, Feb 29, इसको ज़रा सही है, ये अब सही रहेगा, ये फॉर्मेट नहीं लेगा। अच्छा भाई, 65,000 रुपये और निकाल लिए। पर समझने की बात ये है कि यहाँ पे आपका एसेट कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे जानी बोरिंग कॉस्ट लगेगी तो सही, बट वो कैपिटलाइज नहीं होगी, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट तो करनी है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो बोरिंग कॉस्ट है अभी कब तक लगेगी, अगली पेमेंट कब हो रही है, 31 जुलाई को, यानी 30 जून के बाद। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये सलन चला जाएगा, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने, 4 महीने। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पर, अच्छा ये 45 ही है, ओके गुड। तो मैंने कहा कि सर ये 4 महीने चला जाएगा, और अगली पेमेंट कब होगी, 31 जुलाई को, इस ईयर एंड के भी 1 महीने बाद। पर मैंने एसेट जब कंप्लीट किया तो मैंने लाइबिलिटी पूरी बुक कर ली होगी, क्योंकि मुझे तो कैपिटलाइज करना है ना, उसको तो पैसे देने हैं। तो उसने मुझे पूरी चीज़ कंप्लीट करके दे दी है, मेरी बोरिंग कॉस्ट भी लगती जाएगी। बट हाँ, मैं यहाँ पे एंट्री बना देता हूँ आप लोगों के लिए, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये P&L में जाएगा, ये कैपिटलाइज होगा, ये कैपिटलाइज होगा ये। और सर अल्लाह की कसम, यहाँ पर सरप्लस फंड्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये रनिंग फाइनेंस है, रनिंग फाइनेंस में निकालते ही उतने पैसे हो जितने चाहिए होते हैं। तो सर टेक्निकली अगर मैं आपसे ये बात कहूँ
कि आपने टिल 29 फेब तक एक एंट्री बनाई होगी, ये पैसे डेबिट, ये पैसे डेबिट, ये पैसे डेबिट, सही है जी। ये जो 65 दिए हैं, और आपने प्लीज सुनिएगा 29 फेब को ये दिए थे ना पैसे, ये कहाँ चला गया भाई, ये रहा। अच्छा भाई, ये सारे पैसे आपने क्या किए होंगे डेबिट, 1,30,000। देख लेते हैं एक बार। देखो ये 50, ये 65 और 15 कितना हो गया सर, 65 और 15 हो गया आपका 80। 80 में अगर मैं 50,000 रुपये ऐड कर दूं ये वाले, 80 में अगर 50,000 ऐड कर दूं ये वाले, तो 1,30 होता है। देखो ये रहा 1,30। ये 29 फेब तक की कहानी है। तो आपने पता है 29 फेब तक क्या किया होगा, आपने CWIP प्लांट का डेबिट किया होगा, सही है जी, और कैश कर दिया होगा क्रेडिट। बात समझ आ रही है, कैश कर दिया होगा क्रेडिट। क्यों? अच्छा, ये कैश भी कैसे किया होगा, लोन लेकर। तो आपने अब तक एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट और रनिंग फाइनेंस लोन क्रेडिट, कितने से सर, यही 1,30 से, और यही कैश यूज हो गया होगा, ये लाइबिलिटी आ गई। तो बस सर फर्स्ट एक बात याद रखनी है आपने। फिर आपने ये लाइबिलिटी चुकाई भी तो थी। अब ये कर लेते हैं, ये लाइबिलिटी आपने चुकाई थी, ये रही। आपने ये एंट्री बनाई थी, इसको यहाँ ले आता हूँ, सिर्फ आपको रिपोर्टिंग सिखा रहा हूँ। ये रही, ये लाइबिलिटी आपने चुकाई थी, और ये लाइबिलिटी वापस करके आपकी लाइबिलिटी देखो कितने पे आ गई, 1,10 पे। आपकी लाइबिलिटी 1,10 पे आ गई। अब देखो मैं एक और एंट्री बना रहा हूँ। ये जो आपके पास कैश आया था ना गवर्नमेंट ग्रांट का, ये जो कैश आया था गवर्नमेंट ग्रांट का, इसमें डेफर्ड लाइबिलिटी थी। अब इसको मैं नेट करूंगा, अब मैं इसको नेट करूंगा, अब मैं इसको नेट करूंगा सर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, टू बी नेटेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट। सही जी, ये नेट हो जाएगा। पर सर समझने की बात यह है कि जब उसने आपको एसेट दे दिया, जब आपने उसने आपको एसेट दे दिया कितने का, 1,30 तक आपने पैसे दिए हैं उसको कैश के नाम पे, और CWIP डेबिट हो गया। पर आपने एक और काम किया होगा, आपने पेएबल टू सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर भी क्रेडिट किया होगा। अच्छा, वो कितना किया होगा, आखिरी इंस्टॉलमेंट का, ये वाला 10,000 वाली, क्योंकि ये अब तक आपने नहीं दिए ना। देने तो हैं, तो PP तो वो दे चुका है, तो आपकी पूरी कैपिटलाइजेशन होगी ना जानी, आपकी तो पूरी कैपिटलाइजेशन होगी। तो मैंने कहा कि सर अब मैं यहाँ पर कुल मिला के ये 10,000 भी इसमें डेबिट कर दूंगा। अच्छा भाई, तो अब मैं अगर ये आपसे बात कहूँ कि सर 1,30 मेरे पास यहाँ पर आ गया, ये सही है जी। ये जो मैंने, ये तो वो अमाउंट है जो मैंने पैसे पे कर दिए, वो कैपिटलाइज होंगे, ये तो वो है जो कैपिटलाइज होंगे। फिर मैंने कहा 10 ये जो पे करूंगा, तो मैंने कहा कुल मिला के आपके पास CWIP आ गया इतने का, 1,40 का, ऐसा ही है। और अगर मैं ये कहूँ कि रनिंग फाइनेंस लोन मैंने कितना लिया हुआ है अभी तक, तो आप कहेंगे 1,30 का, ऐसा ही है। और 1,30 में से आपने क्या किए, 20 माइनस कर दिए, तो 1,10 बच गया। यानी देखो ये रिमेनिंग बैलेंस ऑफ लोन है, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ लोन है, ये रहा। ये लोन में आपका पड़ा हुआ 1,10 का, सही है जी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने कुल मिला के यहाँ तक अगर मैं सम करूँ, 1,30,000 रुपये बैंक से लोन ले लिए, लाइबिलिटी पड़ी हुई है, पैसा आ गया, इसी 1,30 को यूज करके सप्लायर को दे दिए, 1,30 से आपका CWIP डेबिट हो गया। पर जैसे ही उसने आपको एसेट हैंड ओवर किया, उसने कहा कि बेटा 10,000 रुपये और लूंगा, तो आपने ये 10 भी कैपिटलाइज कर लिए, कुल मिला के आपने 1,40 कैपिटलाइज कर लिए, और बाकी पेएबल, यानी ये आपने अभी बैंक से निकालने उसको देने के लिए। बात क्लियर है? अच्छा, फिर हुआ क्या, आपकी 1,30 की लाइबिलिटी थी, ये कम हो गई कितने से, 20,000 रुपये से, क्योंकि आपको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी, ऐसा ही है। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी ना आपको, तो आपने, आपकी पॉलिसी क्या, आप उसको एसेट में नेट कर देंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि मैं इसको नेट कर दूंगा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट और CWIP क्रेडिट, कितने से, 20,000 रुपये से। तो मेरा एसेट जो है 1,30 से उड़ के किस पे आ जाएगा सर, मेरे पास 1,10 पे आ जाएगा, जितने मेरी जेब से लगे हैं टेक्निकली। बात क्लियर है? अच्छा भाई आगे, फिर हमने ये कहा कि सर अब यहाँ पर हम वर्किंग कर सकते हैं आराम से, कैपिटलाइजेशन कॉस्ट, ये एंट्री बना दी मैंने, कैपिटलाइजेशन कॉस्ट। अच्छा, कैपिटलाइजेशन कॉस्ट की वर्किंग जानी मैं कुछ ऐसे करूंगा कि मैंने कहा कि भाई पेड टू कॉन्ट्रैक्टर, आपने कहा सर पेड टू कॉन्ट्रैक्टर, तो सर लॉजिकली बात समझ आती है, 1,30
ऐसा ही है। आपने कहा पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर, वो कितना है सर? आपने कहा पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर 10 है। ऐसा ही है। कुल मिला के आपको एसेट पड़ गया 140 का। कुल मिला के आपको एसेट पड़ गया कितने का जानी? 140 का। सही है जी, क्योंकि वो लाइबिलिटी भी है। अच्छा आगे, फिर आपने कहा इसमें से आपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को नेट कर दिया। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को जानी क्या कर दिया? नेट कर दिया। कितने से? यानी आपने कहा 20,000 रुपये से। आपने जैसे ही इसको नेट किया, आपके पास नेट कॉस्ट आ गई कितने की? 120 की। 120 की। अच्छा भाई, 120 की इसलिए आ रही है क्योंकि 10,000 आपने जो पेएबल है, जो पे करना है, वो भी तो कैपिटलाइज किया ना, वो भी तो देना है ना। अच्छा, फिर इसके अंदर हमने ऐड कर दिया बोरिंग कॉस्ट। हाँ भाई, बोरिंग कॉस्ट हमारी आएगी एक ये वाली, सर एक ये वाली, और एक ये वाली। सर तीसरी क्यों नहीं आएगी? सर वो तीसरी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एसेट कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद वाली जो भी बोरिंग कॉस्ट है वो नहीं आएगी। ऐसा ही है। तो सर हमने क्या किया, ये 1,20,000 में इसको ऐड कर दिया, तो ये आ गई टोटल कैपिटलाइज अमाउंट 123,938 की। 123,938 की। ऐसा ही है। चलें जी, हमने ये कहा कि सर ये आ गई हमारे पास प्लांट में एडिशन, जिसके लिए हमने पूरी वर्किंग की थी, वो ये रही। सही है जी, स्ट्रेट आ गई एडिशन। अच्छा, अब अगर मैं आगे जाता हूँ तो वो कह रहा है वन ऑफ द व्हीकल हैड एन इंजन फेलियर ऑन January 1, 2022, यानी ये साल के बीच की बात कर रहा है। एंड इट्स इंजन हैड टू बी सोल्ड एट अ स्क्रैप ऑफ रुपीज, ये तो कैश प्रोसीड्स हैं, मुझे कोई गर्ज नहीं है। द व्हीकल हैज बीन एक्वायर्ड ऑन January 1, ये एक्यूमुलेटेड निकालने के लिए बात कर रहा है, एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 3 million। 50% ऑफ द कॉस्ट इज एट्रीब्यूटेबल टू इंजन, यानी इसका 50% मैं यहाँ से कटा दूंगा। तो द इंजन ऑफ सिमिलर कैपेसिटी वॉज अवेलेबल एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.5 million, यानी 1.5 million पे मिल रहा था। द ओल्ड इंजन वॉज रिप्लेस ऑन January 1 विद द हायर कैपेसिटी इंजन एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 million, यानी मेरी जेब से कितने गए? 2 million गए। तो मुझे आप एक बात बताओ, मैं एक एडिशन करूं, एक डिस्पोजल करूं? यस सर। तो मैं आ गया व्हीकल के अंदर, और मैंने व्हीकल के अंदर एडिशन दिखा दी 2 million की। 2 million मतलब सर 2,000 रुपीज़ इन थाउजेंड है ना, तो ये आ गया 2,000। सही है। और सर मैं यहाँ पर डिस्पोजल दिखा दूँ, मैं यहाँ पर डिस्पोजल दिखा दूँ, और डिस्पोजल कितना है? हमने ये खरीदा कितने का था? 3 million का, नहीं 3,000 का। 3,000 का 50% कितना हो गया सर? 1,500। तो हमने कहा 3,000 का 50% ये आ गया डिस्पोजल। सही है जी। अब डेप्रिसिएशन कैसे होगा वो आगे देखते हैं, वो आगे देखते हैं। पर अभी हम पहले एडिशन डिस्पोजल जो हमारी सीक्वेंस है वो लेके चलते हैं। सही है भाई। तो हमने कहा सर इसको ज़रा हम इसके हिसाब से फॉर्मेट कर लें ताकि ये आ जाए। अच्छा भाई, चलें जी सर आगे। हमने कहा on January 1 a new plant was acquired at a cost of rupees 90 million. On the same day, a government grant of rupees 30 million was received with the condition that the asset shall be used for at least 5 years. It is the policy of the company to deduct the grant from the cost to arrive at the carrying amount of the asset। यानी बोल रहा है कि न्यू प्लांट एक्वायर किया है 90 मिलियन की कॉस्ट के ऊपर। ऐसा ही है। तो वो मुझे कह ये रहा है कि भाई 90 मिलियन की कॉस्ट के ऊपर, प्लीज सुनिएगा, 90 मिलियन की कॉस्ट के ऊपर आपका एक प्लांट आपको मिला है। सही है जी। आप उसके लिए आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 30 मिलियन की, तो आप ये नेट कर देंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं इसके अंदर, इस प्लांट के अंदर एक और चीज़ ऐड कर दूंगा? आप लोगों ने फोकस होकर देखना है। मैंने यहाँ पर प्लांट को ऐड किया कितना भाई? 90 मिलियन। पर 90 में से मैं कटा दूंगा कितने? 30 मिलियन। और क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि हम नेट कर देते हैं इसको, देख लो आपके जरिए से पॉलिसी, तो कंपनी डिडक्ट गवर्नमेंट ग्रांट टू फ्रॉम द कॉस्ट टू अराइव एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। तो सर 90 मिलियन की चीज़ मिली, जिसमें 30 गवर्नमेंट ने दे दिए। मेरे पास क्या हुआ होगा? कैश डेबिट डीजीआई क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। तो हमने डीजीआई को नेट कर दिया होगा पीपी की कॉस्ट के अंदर, कहानी खत्म। बात क्लियर है? तो सर ये एक आ गया। अच्छा, रीवैल्यूएशन मॉडल है, ये भी इसने बता दिया। ओवरऑल फेयर वैल्यू साल के आखिर के लिए दी हुई है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे सुनिएगा। अब हमने ये कहा सर इन सारी चीज़ों के बाद आई बिलीव कि बिल्डिंग में कोई एडिशन नहीं है। हमने कहा ये टोटल आ गया ये, और ये टोटल आ गया ये। तो हमने कहा सर ये अब हम लोग यहाँ पे ऑल टुगेदर ऐसा दिखा देते हैं। सही है जी।
मैंने क्या कहा सर, मैंने 4-5 लाइनें ड्रॉप करके ऑल टुगेदर मैंने वर्किंग करनी है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। सही है जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। मैंने कहा सर यहाँ पर मैं एज एट जुलाई 1, 2021 की बात करूँ तो ये आ गया, और सर हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। सही है जी, ये तो सम आ गया इसका। हमने कहा सर ये हमें ऐसे चाहिए। अच्छा भाई, हमने कहा सर अब बात कर लें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की। अब बहुत आसान है, सीधा सीधा हिसाब किताब है। डेप्रिसिएशन तो आप बचपन से खेलते हैं, तो वो बचपन भी आपका सही नहीं गुजरा, मुझे ये भी पता है। खैर इधर हमने कहा सर इस पर तो कुछ नहीं आएगा। बिल्डिंग की अगर बात करें, बिल्डिंग की जानिए अगर बात करें, तो बिल्डिंग में आई डोंट थिंक सो कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग आपकी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, सीधा सीधा 15,000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि कोई एडिशन या डिस्पोजल आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर है। तो आपने सिंपली एक काम ये किया। अच्छा, बिल्डिंग आपके पास, बिल्डिंग का आ रहा है रीवैल्यूएशन सरप्लस। सही जी, और लैंड और बिल्डिंग भी आ रहा है। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है हमें। ये लास्ट फेयर वैल्यू आ रही है ना, ये लास्ट फेयर वैल्यू आ रही है, तो हम सवाल में देख लेते कहीं कोई बिल्डिंग की उस दिन की वैल्यू तो नहीं दी हुई है कोई लाइफ। कंपनीज पॉलिसी इज टू रीवैल्यू बिल्डिंग आफ्टर 2 years एंड प्लांट एवरी फाइनेंशियल ईयर एंड। चलो प्लांट का तो ये कंक्लूड भी हो गया कि प्लांट हर साल होता है, तो इसका अक्यूमुलेटेड भी नहीं आ रहा ये रहा। और बिल्डिंग हर 2 साल में होती है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 15,000 को 75,000 से डिवाइड करूँ, सुनिएगा, अगर मैं 15,000 को, ये 75 को कह रहा हूँ सॉरी, 75,000 को 15 से डिवाइड करूँ, तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आता है? 5,000। एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आता है? 5,000। तो हमने यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 5,500। तो देखें, ये पकड़ गया ना, ये आ गया, ये 5,000 है। ये हमने बिल्कुल सही कर लिया अभी, ये 5,000 है। देखो एक साल का, ये तो एक साल हो चुका है ना इसको। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अब मैं सिंपली डेप्रिसिएशन बुक करने के लिए फॉर द ईयर में मुझे उस दिन की वैल्यू दी हुई है, ये आ गई 5,000। और अगर आप चाहते तो आप इस 70,000 को भी डेप्रिशिएट कर सकते थे, बट यू नीड टू यूज़ 14 देन, क्योंकि ये रिमेनिंग लाइफ होती। खैर ये भी बात समझ आ गई। अब सर यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन वर्किंग कर लेते हैं प्लांट की। बहुत फोकस होकर देखिएगा, स्ट्रेट लाइन तो ये हो गया, ये तो बात समझ आ गई, बिल्डिंग डन हो गया, रीवैल्यूएशन सबसे आखिर में देखेंगे। अच्छा खैर, मुझे आप एक बात बताएं, प्लांट के लिए वो रिड्यूसिंग बैलेंस कह रहा है, तो सर सबसे पहले मैं कह सकता हूँ कि मुझे चाहिए ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ प्लांट। अच्छा सर, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ प्लांट आई हैव गॉट, ये रही। अल्लाह का शुक्र है इसके अंदर कोई डिस्पोजल नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है। तो हमने पता है क्या किया, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ प्लांट पे रेट लगा दिया कितना? 15%, क्योंकि शुगर है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस है और उसका सरप्लस है, तो वो भी हम अकॉर्डिंगली आगे लेकर आएंगे। ये तो आ गया 12/12, इसमें कोई डिस्पोजल नहीं है, तो 15% इंटू 12/12, ये आ गया जी यहाँ पे। अच्छा, इसमें हमने ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन ऑन कंस्ट्रक्टेड प्लांट। याद है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था, वो एडिशन में गया था ना। तो सर वो जो एडिशन में गया था वो ये गया था इंक्लूसिव ऑफ बोरिंग कॉस्ट, ये आ गया। अच्छा भाई, इसका रेट है ये, पर मुझे एक बात बताओ, ये अवेलेबल फॉर यूज़ कब से हुआ है? यानी डेट का बड़ा ख्याल रखना है। सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया था 29 पे, और अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया था 1 अप्रैल को। सही है जी। और 1 अप्रैल से लेके अप्रैल में जून 3 महीने होते हैं, तो हमने यहाँ पर सिंपली जानी इसको कर लेना है 3 महीने। सही है, तो हमने कहा कि सर आप सीधा सीधा इसको 3 महीने कर लें, ये इस पर डेप्रिसिएशन आ गया, और ऐड डेप्रिसिएशन ऑन सेपरेटली एक्वायर्ड। ये तो आपको याद है ना, ये तो आपको याद है। अच्छा, ये 90 मिलियन था ना, इसकी अमाउंट सही करनी पड़ेगी मुझे। ये 90 मिलियन, अल्लाह भला करे, कहाँ गया आपका? ये रहा प्लांट 90 मिलियन का। उसी दिन पे आपको ग्रांट भी मिल गई, तो आपने ये टेक्निकली 90,000 रखना था। सही जी, मैंने यहाँ पे इसको 90,000 और ये 30,000, ये अमाउंट आ गई, अब सही है। अच्छा भाई, तो टेक्निकली क्या मैं कह सकता हूँ कि 90,000 की चीज़ मैंने ली थी, उस पर 30 मुझे नेट कर दिया मैंने, तो 60,000 का प्लान मैंने क्या अप्लाई किया होगा अगर मैं गवर्नमेंट ग्रांट के कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करता हूँ। सही है जी। तो मुझे आप एक बात बताएं सर यहाँ पर कि इस प्लान की लाइफ कितनी है? सर इस प्लान की लाइफ, देखो वो बोल रहा है एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर, वो तो कंडीशन है ना।
वो तो कंडीशन है ना, पर हमारी पीपी की डेप्रिसिएशन पॉलिसी कितनी है सर? हमारी पीपी की, अच्छा कह रहा है वॉज रिसीव विद द कंडीशन द एसेट शेल बी यूज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। तो सर हम तो वैसे ही 15% रख के बैठे में, 20% से कम है। तो मतलब 20% होता तो हम कहते हैं ना कि 5 साल, हम तो 20% से कम पे रख रहे हैं, तो मतलब हम सेफ हैं। तो मुझे आप एक बात बताएं सर, यहाँ पर ये जनवरी 1 को हुआ है, तो क्या हम कह सकते हैं ये 6 महीने आएगा यहाँ पर? ये आ गया सर 6 मंथ्स। तो सर हमने यहाँ पर इसका सम किया तो हमारे पास ये आ गया 38548, 38548। सही है जी। तो हम यहाँ पर आए, हमने कहा कि भाई डेप्रिसिएशन में प्लांट का ऐड कर दें 38548 विदाउट एनी डाउट, सीधा सीधा हिसाब किताब है। अब आ जाए व्हीकल पे सर, और ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आ जाएगी। डेप्रिसिएशन वर्किंग प्लांट, डेप्रिसिएशन वर्किंग व्हीकल। सही है जी। अच्छा अब देख लेते हैं भाई, ये स्ट्रेट लाइन पे रिड्यूसिंग पे, चलो भाई अल्लाह की कसम ये भी रिड्यूसिंग पे। खैर कोई मसले वाली बात नहीं है सर। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ व्हीकल, सर ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ व्हीकल आपकी आ रही है ये। सही जी। इसका रेट देख लेते हैं, सही उठाया भाई, यस, और ये 20% है। अच्छा भाई इसमें से डिस्पोजल है, यस, तो सर लेस कर देंगे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। अच्छा अब ओपनिंग बुक वैल्यू निकालनी है तो पहले ये देख लो कि मसला क्या था। भाई मसला ये था कि एक व्हीकल थी जिसका इंजन फेलियर हो गया था, इंजन तबाह बर्बाद हो गया था, ये कैश प्रोसीड्स थी। और 1500 का हमने टेक्निकली इंजन रिप्लेस किया, क्योंकि 3 मिलियन पूरी कॉस्ट थी उसके लिए, 3000, तो 1500 हमने कटा दिया। और वो एक्वायर किया गया था, द ओल्ड इंजन वॉज रिप्लेस ऑन जनवरी 1 विद हायर कैपेसिटी। अच्छा ये एक्वायर किया था जनवरी 1 2020 को। जनवरी 1 2020 का मतलब ये है कि अभी हमारा जो साल चल रहा है वो चल रहा है 2022। ये रहा 2022। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वो 6 महीने और 1 साल चला है, 1 साल 6 महीने चला है, क्योंकि वो 21 तक लाना पड़ेगा आपको। सही है जी। तो हम यहाँ पर कहते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं भाई, यहाँ पे वर्किंग करते हैं अलग से। फिर मैं यहाँ पे एक फिगर ले आऊँगा कि सर 1500 का जो एसेट था, सही है जी, 1500 का जो एसेट था आपका, उसके ऊपर आपने 20% फॉर 6 मंथ्स बुक किया होगा पहले। सही है जी। 20% फॉर 6 मंथ्स बुक किया होगा, और ये जो भी आंसर आया होगा आपने इसकी कॉस्ट में से ये माइनस कर दिया होगा। ऐसा ही है, ये चीज़ हुई होगी। अच्छा भाई जैसे ही आपने कहा कि ये चीज़ हुई होगी, 1500 में से ये माइनस करा दिया, फिर मैं चाहूँ तो इस बुक वैल्यू का स्ट्रेट कितना परसेंट ले लूँ? 80%, यानी उसके 20% के डेप्रिसिएशन के बाद। ये वर्किंग आपके लिए मैंने यहाँ लगा दी है फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। मैं यहाँ पे अलग से भी कर लेता हूँ। 1500 को अगर मैं 20% इंटू 6/12 करूँ, सही है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया। तो मैंने कहा 1500 में से ये माइनस करूं तो मेरे पास जो बुक वैल्यू आती है वो आती है ये। पर ये कब आई है? 30 जून 2020 को। इसको आप एक और आगे लेकर आओ, इसको आप एक और आगे लेकर आओ। तो सर इसको मैं अगर 80% कर दूं, सही है जी, और हम अलग से भी देख लेते हैं कि अगर मैं इसको अलग से करता और इसका मैं ले लेता 20%, और इस 20% में से ये माइनस करता, तब भी 1080 आता है। सही है। तो सर हमने कहा 1080 यहाँ से माइनस हो गया बुक वैल्यू, और इसमें से हमारे पास ये आ गई वो बुक वैल्यू जो पूरे साल के लिए एलिजिबल है। चलें जी, इसके ऊपर हमने सर लगा लिया 20% इंटू 12/12। तो हमने कहा सर यहाँ से उठा लेते हैं फॉर्मूला। तो सर ये आ गया हमारे पास इसका 20% इंटू 12/12। सही है। इसमें हम ऐड कर देंगे व्हीकल डिस्पोजल डेप्रिसिएशन। अच्छा डिस्पोजल कब हुआ है भाई? वो कह रहा है कि जनवरी 1 2022 को, यानी 6 महीने बाद। तो सर आप सिंपल एक काम करें, इसके ऊपर जो है 6 महीने का बुक कर लें भाई। सही है। ये आ गया 6/12। मैंने कहा सर इसमें ऐड कर दें व्हीकल एडिशन। अच्छा भाई एडिशन कितना था? सर एडिशन देख लेते हैं। एडिशन आया था 2 मिलियन का, यानी 2000।
ये ऊपर ऐड भी किया हुआ है, हमने ऊपर ऐड भी किया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जब वो गया तब ये आया, तो सर ये भी कितना महीने, 6 महीने। सर हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन व्हीकल 1092 आ गया, 1092 आ गया। अच्छा भाई, तो सर अब मैं यहाँ पर कंक्लूड करने लगा हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 1092, और मेरे पास ये आ गया टोटल। सही है, टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। अच्छा, मैं कह रहा हूँ डिस्पोजल की वजह से हमारे पास कुछ रिवर्सल्स हैं। सर इसमें डिस्पोजल नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें तो कोई रिवर्सल नहीं है। सही है जी, इसमें तो बच्चों कोई भी रिवर्सल नहीं है, इसमें तो कोई भी रिवर्सल नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसमें रिवर्सल है। मैं सिर्फ यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई कर लेता हूँ। क्या ये बात मानते हो, क्या ये बात मानते हो कि ओपनिंग बुक वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंस आज तक का अक्यूमुलेटेड है? तो यानी मैं 1500 में से अगर 1080 माइनस कर लूँ, 1080 माइनस कर लूँ, क्योंकि ये आपको पता है कि ये कैसे निकलता है, तो ओपनिंग मतलब टोटल कॉस्ट में से ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस करूँ तो ओपनिंग तक का अक्यूमुलेटेड आ गया, ऐसा ही है। पर इस ओपनिंग तक के अक्यूमुलेटेड के अंदर मैं फॉर द ईयर का डेप्रिसिएशन जो डिस्पोजल पे है वो ऐड कर दूं, तो क्या 528 हो जाता है? यानी ये आज तक का अक्यूमुलेटेड है, जो मैं क्या करूंगा सर, यहाँ से निकाल दूंगा, क्योंकि ये एसेट मेरा बिक चुका है। 528 सिंपल। अच्छा खैर सर, अब मैंने ये कहा कि ये 528 आ गया, ये डिस्पोजल का रिवर्सल हो गया। अब सर यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट अगेंस्ट कॉस्ट, क्योंकि अब मुझे रीवैल्यूएशन करना है, यहाँ पे तो नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ पे तो नॉट एप्लीकेबल है। बट क्या मैं कह सकता हूँ 2 साल में रीवैल्यूएशन होती है तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा? 2 साल में रीवैल्यूएशन होती है तो बच्चों ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली प्लांट तो हर साल रीवैल्यू होता है, तो ये जितना भी बुक हुआ है, ये जितना भी बुक हुआ है, ये सब रिवर्स हो जाएगा। ये आ गया जी, और वो तो है ही कॉस्ट मॉडल के ऊपर। अच्छा, मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया एडजस्टमेंट अगेंस्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही है जी, तो मैंने कहा सर यहीं से उठा लो, ताकि आपका एसेट किस पे आ जाए, बुक वैल्यू पे। सही है जी। अच्छा सर, मेरे पास ऑल टुगेदर ये एडजस्टमेंट आके मेरे एसेट बुक वैल्यू पे आ गए। अब मैं करूंगा यहाँ पे रीवैल्यूएशन। सही है जी, अब बुक वैल्यू पे आ चुका। आ जाएं जी सर, वर्किंग करते हैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन की अलग से। मैंने कहा भाई आ जाएं, रीवैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहले लैंड, मुझे बताओ कैरिंग अमाउंट कितनी है? सर लैंड की कैरिंग अमाउंट आ रही है ये रही, 25,000 ही आ रही है। सही है जी। मैं सवाल में जाता हूँ, मैं सवाल में देखता हूँ कि 30 जून पे लैंड की वैल्यू असेस की गई है 40 मिलियन। सही है जी। तो मैंने कहा भाई लैंड की वैल्यू जो असेस की गई है, फेयर वैल्यू 40,000, ऐसा ही है। अच्छा भाई, जब लैंड की वैल्यू 40,000 असेस की गई है, तो मुझे एक बात बताओ, मैं जब यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो मेरे पास गेन आ रहा है 15,000 रुपये का। बट मुझे एक बात याद होनी चाहिए कि इस 15,000 में से मुझे जो रिवर्सल करना है, जो रिवर्सल करना है फ्रॉम पीएनएल, वो कितना करना है? सर फ्रॉम पीएनएल करना है, क्योंकि प्रीवियसली 15 मिलियन चार्ज हो चुका है। तो मैंने कहा सर ये पूरा का पूरा कहाँ से चार्ज होगा? पीएनएल से। खुद देखो वो कह रहा है कि पिछले सालों में पीएनएल में चार्ज हो चुका है, यानी ये कॉस्ट से नीचे आ चुका था। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अब जब मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ तो मैं 25 से, अगर मैं देखो यहाँ पे लिख के दे रहा है कि 40 पे जा रहा हूँ, लैंड की अमाउंट है। अच्छा, बिल्डिंग एंड लैंड है, सॉरी ये तो मैंने गलत पिक कर लिया। रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड है, तो भाई लैंड पहले 30 मिलियन की आ रही है। अच्छा जी, गुड। तो हमने कहा कि भाई बिल्डिंग एंड लैंड है, तो हमने यहाँ पे डॉज खाते खाते बचे, तो फेयर वैल्यू आ रही है 30,000 की। तो हम मैक्सिमम कितना रिवर्स कर रहे हैं? 5। तो पहले कितना चार्ज हो चुका है? सर मेरा पहला 15 चार्ज हो चुका है, तो मैक्सिमम मैं रिवर्स करूंगा 5, और वो भी पीएनएल से। सही है, फ्रॉम पीएनएल 15,000 अलाउड है, क्योंकि कॉस्ट से नीचे आ गए होगे ना, तो आपकी 5,000 की रिकवरी हुई है। खैर अगर ये डेप्रिशिएबल होता तो डेप्रिशिएबल वैल्यू के बाद होता, यानी डेप्रिसिएशन के बाद, पर खैर यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि फ्रॉम पीएनएल, ये आ गया फ्रॉम पीएनएल, कितना आ गया सर? यहाँ पर हमने 5,000 रुपये लिख दिया। सही जी, इसको क्लोज कर सकते हैं आप, इसको क्लोज कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है।
ये आ गया, इसको क्लोज कर सकते हैं, ये हमने क्लोज कर दिया। सही है। अच्छा जी, अब आ जाए बिल्डिंग के ऊपर। अच्छा, बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट 65,000 रुपये, यहाँ पे आ गए। तो ये लैंड हो गया। अब बात कर लेते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट 65,000 रुपये। कैसे पता सर आपको 65,000 रुपये? देख लो भाई, ये और ये दोनों नेट करके, ये मेरी कैरिंग अमाउंट आ गई है 65,000। सही है जी। अब मैं गया सवाल में और मैंने देखी फेयर वैल्यू। जब मैंने फेयर वैल्यू देखी सवाल के अंदर, तो अभी हमने देखा था बिल्डिंग और लैंड है, तो ये आ गया 40,000। सही है जी, ये आ गया 40,000। अच्छा, अब मैं ज़रा यहाँ पर इसको फॉर्मेट सही कर दें। चलिए भाई, ये आ गया। अच्छा, तो क्या हम कह सकते हैं इसको हम नीचे ले जाते हैं। अच्छा, अब मैं देखूं जरा सरप्लस का बैलेंस कितना है। सरप्लस बैलेंस, सर लैंड में क्यों नहीं था भाई? वो तो ऑलरेडी लॉस पे थे ना। सरप्लस का बैलेंस तो यहाँ पर है। तो अगर मैं सवाल में जाके देखूं तो सरप्लस का बैलेंस आ रहा है 10,000। सही जी, सरप्लस का बैलेंस आ रहा है ओपनिंग 10,000। सही जी, जब ओपनिंग बैलेंस 10,000 आ रहा है आपका, तो आपने इंक्रीमेंटल ट्रांसफ़र किया होगा। और वो कैसे ट्रांसफ़र किया होगा? 10,000 डिवाइड बाय 14। सर 10,000 डिवाइड बाय 14 की ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है उसने, उस दिन का नहीं दिया हुआ। देख लो फिर से, रीवैल्यूएशन सरप्लस ओपनिंग दिया हुआ है, तो एक साल का ट्रांसफर हो चुका होगा। बैलेंस एज ऑन 30 जून 2021 दिए हुए। रीवैल्यूएशन एक साल पहले हुई थी इसकी। तो क्या मैं कह सकता हूँ जैसे इसको मैंने 14 से डिवाइड करके 714 और ट्रांसफ़र किया होगा। ऐसा ही है। जब 714 मैंने और ट्रांसफ़र किया होगा, तो 714 को ट्रांसफ़र करने के बाद 714 को ट्रांसफ़र करने के बाद ये बैलेंस बच गया होगा। अच्छा, अब जब मैं लॉस बुक कर रहा हूँ, कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू पे आ रहा हूँ, तो मेरा जो कुल मिला के लॉस आ रहा है, जो मेरा कुल मिला के लॉस आ रहा है या डिक्लाइन आ रहा है, वो डिक्लाइन यहाँ से यहाँ तक का है। सही है। पर 25,000 में से मैं सरप्लस से कितना रिवर्स कर सकता हूँ? सर सरप्लस से मैं रिवर्स कर सकता हूँ जितना सरप्लस अवेलेबल है, क्योंकि बाकी तो इंक्रीमेंटल के नाम पे रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र हो गया होगा। तो मैंने ये कहा कि सर क्या हम ये कह सकते हैं कि डिक्लाइन तो 25 का ही है, पर यहाँ पर ऑल टुगेदर फ्रॉम सरप्लस भी आ जाएगा। अच्छा भाई, फ्रॉम सरप्लस कितना? सर फ्रॉम सरप्लस आपका आ जाएगा 25, बल्कि ये सीधा सीधा लिख लेता हूँ यहाँ से, ये आ गया, यानी ये डिक्लाइन है। और सर अगर मैं ये कहूँ कि 25,000 और बकाया इसका डिफरेंस पीएनएल से चला जाएगा, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सही है जी। तो अगर मैं यहाँ पर इसका टोटल करूँ और इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँ, तो मैंने कहा सर मेरे पास ये कुल मिलाकर मेरी फेयर वैल्यू की इक्वल आना चाहिए। यस सर, 40 आ गया। अच्छा सर, अब आखिरी रह गया। आखिरी के अंदर अगर मैं देखूँ मेरे प्लांट की कैरिंग अमाउंट कितनी है, प्लांट की कैरिंग अमाउंट कितनी है, तो मैं यहाँ पर आ गया और मेरा प्लांट जो है उसकी कैरिंग अमाउंट हम ऊपर से उठा लेते हैं। अल्लाह का शुक्र मनाओ कि इसमें अलग अलग प्लांट नहीं है, वरना ओपनिंग अलग होता, दो एडिशंस हैं वो अलग होती, उन सबकी फेयर वैल्यूशन अलग होती। बट खैर यहाँ पर उसने आपको ओवरऑल वैल्यू दे दी है। ये आ गया नेटिंग के बाद ओवरऑल कैरिंग अमाउंट, ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ओवरऑल कैरिंग अमाउंट तो ये उसने आपको दे दी है। अब मैं अगर ये पूछूं आपसे कि सर मेरी फेयर वैल्यू कितनी गिवन है ओवरऑल, तो मैं सवाल में जाता हूँ और सवाल में मेरे पास ओवरऑल फेयर वैल्यू इसकी गिवन है, अल्लाह भला करे, यहाँ पे आ रही है हमारे पास, ये आ गया ओवरऑल फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट 390 मिलियन। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ ये इससे ऊपर है, ये इससे ऊपर है। तो सर अल्लाह का शुक्र है, इसमें सरप्लस का बैलेंस निकालने की नीड नहीं है। जो सरप्लस का बैलेंस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है वो रहे, ट्रांसफ़र होके भी बैलेंस का कोई काम नहीं है, अनलेस के मुझे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाने को बोले। वो हम अगले सवालात में सीखते हैं। सही जी, ये आ गया 390 मिलियन हमारा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास फर्दर सरप्लस जाएगा इसका और इसका डिफरेंस। तो सर 48,610 का मैं सरप्लस बुक करूँगा और मैं यहाँ से उसको लिंक लगा देता हूँ 48,610 का
सरप्लस, और जैसे ही मैंने यहाँ पे सरप्लस बुक किया और मैंने इसका टोटल किया, तो सर मुझे यहाँ पे पता लग गया कि मेरा एसेट किस पे आ चुका है, फेयर वैल्यू पे। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, इसको भी हम टोटल कर सकते हैं, इसको भी हम टोटल कर सकते हैं। और सर यहाँ पे ये अमाउंट आ गई मेरी कुल मिला के जो मेरे पीपी में जाएगी। और सर अगर मैं इसका भी टोटल कर लूँ तो ये अच्छी चीज़ हो जाएगी हमारे पास, इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन बन जाएगा हमारे पास। और बाकी सब क्या क्यूमुलेटेड क्या हो चुके हैं, ज़ीरो। तो सर दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट प्रैक्टिस क्लास ऑफ योर पीपी। अच्छे से इसको सॉल्व करना है, इसको देखना है, क्योंकि मैंने एक फर्स्ट गो में इसको पूरे 1 घंटे में सॉल्व किया है। जज़ाकल्लाह।